So good morning everyone. I welcome you all to 5 am current affairs सुपर सीरीज़ में। सो आज 29 जनवरी है। लेट्स डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। कंप्लीट 1 year GS बैच कोर्स फॉर UPSC CSE, कंप्लीट 2 years GS बैच कोर्स फॉर UPSC CSE। 2021 के लिए इंग्लिश बाइलिंगुअल NCERT बैच, वीकेंड बैचेस हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेस हैं। मेरे द्वारा भी करंट अफेयर्स का कोर्स आपका फरवरी में लिया जाएगा। IR का कोर्स, साइंस एंड टेक का कोर्स आपका मार्च में होगा प्रीलिम्स 2021 के लिए। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल आई एम टेकिंग, तो वो भी आपका है। नया बैच प्रीलिम्स के बाद शुरू होगा। अभी आपका बैच चल रहा है। करना क्या है इसके लिए, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 year या 2 years का लेना है। आप प्लस ले सकते हैं या आइकॉनिक में एक स्पेशल फीचर है आपके पास। वो ये है कि आपको मेंटर असाइन रहेंगे, स्टडी प्लानर्स, मेंस का जो भी आप आंसर लिखते हैं उसके वो आंसर आपके इवेलुएट होंगे। तो आइकॉनिक में ये बेनिफिट है। प्लस में आप सारी क्लासेस जितनी भी चीज़ें प्लस में है वो आइकॉनिक में है, बट ये कुछ एडिशन है। ऑप्शनल और GS दोनों को मिला के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कंबाइंड कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ले सकते हैं। unacademy.com जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करना, फिर आपको ये दोनों सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यूज़ द कोड SP Live। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनीमिया। इट इज़ अ डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs और हीमोग्लोबिन इन ब्लड और a lowered ability of the blood to carry oxygen, inadequate stimulation of red blood cell production by hormone erythropoietin which is produced by kidney causes anemia. Pollution has no role to play in this. आपको करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है 1 and 2, दूसरा ऑप्शन है 1 and 3, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो 2 and 3 है। सो ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि एक्सपोजर टू PM 2.5 रेजेस एनीमिया रिस्क इन किड्स अंडर 5। IIT दिल्ली की ये जो स्टडी आपकी आई है उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। एनीमिया पे ऊपर आपका प्रश्न भी बन सकता है। देखो, स्टडी कंडक्ट किसके द्वारा किया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा स्टडी कंडक्ट की गई है और इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एक्सपोज होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से लंबे समय तक, तो बच्चे खासतौर से जिनकी एज 5 years से कम है वो एनीमिया फेस कर सकते हैं। तो ये स्टडी आपकी हुई है। तो ये स्टडी एक चैलेंज भी रखती है। जैसे हम ने या सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की है। जैसे देयर इज़ वन स्कीम कॉल्ड एज पोषण अभियान। पोषण अभियान करके ये स्कीम आपकी है और ये स्कीम है जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाए। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव 2011 में भी लॉन्च की गई थी। एम वॉज टू एक्सपैंड द बेनिफिशरी ऑफ नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम टू चिल्ड्रंस विथ 6 to 59 month ऑफ एज। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमने रन किए हैं कि जो न्यूट्रिशंस है वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड भी किए, स्टडी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर बच्चे काफ़ी समय तक एक्सपोज रहेंगे PM 2.5 पार्टिकल्स के उसमें, तो बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि दे माइट फेस और सफ़र एनीमिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो स्टडी है वो स्टडी हुई है। अब यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि डिक्रीजेज इन द टोटल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs आपके कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन्स इन द ब्लड और लोअर्ड एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ये हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट रोल भी होता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो अगर RBCs या हीमोग्लोबिन कम होंगे तो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी। पहला स्टेटमेंट सही है। Inadequate stimulation of red blood cells production by hormone erythropoietin which is produced by kidney cause anemia. So किडनी के द्वारा जो ये हार्मोन है इराइथ्रोपोइटिन, तो inadequate stimulation of red blood cell production, inadequate आपका red blood cell production होगा by the hormone इराइथ्रोपोइटिन जो कि किडनी में प्रोड्यूस होता है which will cause further anemia। ये आपकी स्टडी आपकी हाईलाइट कर रही। पॉल्यूशन हैज़ नो रोल टू प्ले इन दिस। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, जो हमारी स्टडी हुई है उसने यही हाईलाइट किया है कि पॉल्यूशन का ही सबसे बड़ा रोल है। IIT दिल्ली की जो स्टडी है वो उसने यही चीज़ हाईलाइट की है कि पॉल्यूशन का ही आपका सबसे बड़ा रोल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। फर्स्ट और सेकेंड आपके सही हैं। आंसर है आपका है 1 and 2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। इट इज़ व्हेन गवर्नमेंट्स or organizations, it is when governments
or organization sell or liquidate assets or subsidiaries. It can take the form of disinvestment or a reduction of capital expenditure. All investment is privatization. तो यहाँ पे ये जो एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट इस तरीके के होते हैं तो वो कई हद तक आपके गलत होते हैं जब आप एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की बात करते हैं. सो सच स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. फॉर एग्जांपल अगर ऑल है, ऑलवेज है, ओनली है, ऐसे स्टेटमेंट्स आपके गलत होते हैं. सो प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने सरप्राइज़ किया था कि सी अनाउंस्ड अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ रुपीज़ 2.1 लाख करोड़, जो कि बहुत ह्यूज टारगेट था. डिसइन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हो तो यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इन सेवरल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सच एज एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस. अब इसमें देखो, अगर सपोज करो 100 स्टेक है तो सरकार अपने पास 51% रखती है, 49% तक वो सेल कर सकती है. तो ओनर सरकार के पास ही होती है, बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट हो जाता है. अगर ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है जहाँ पे ओनर सरकार है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइवेटाइजेशन. तो यहाँ पे हर डिसइन्वेस्टमेंट विल नॉट बी इक्वलेंट टू प्राइवेटाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना. इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और अ रिडक्शन ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ भी अगर देखा जाए कि इट में टेक अ फॉर्म ऑफ, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो नॉर्मल, या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका उसके रिडक्शन. इट इज़ व्हेन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेल और लिक्विडेट एसेट्स और सब्सिडरी, मतलब जो एसेट्स हैं उनको सेल करना, शेयर को सेल करना, प्राइवेट सेक्टर से रिसोर्सेज लेना, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी जो पैसा स्पेंड होता है बाय अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग मेंटेनिंग फिक्स एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का भी काफ़ी रिड्यूस होता है इन जनरल किसी भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आपका पार्टिसिपेशन इसमें हो जाता है. सो इट मे रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल. तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. आंसर इज दैट इज़ 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफ बजट बोरोइंग. ये भी काफ़ी न्यूज़ में है इस समय. ऑफ बजट बोरोइंग की अगर आप बात करते हो तो इट इज़ ऑल्सो इन न्यूज़. वाई गवर्नमेंट बोरोज ऑफ बजट एंड हाउ. तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में ही ये आर्टिकल आया था, उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है. सो यहाँ पे वी कैन से ऑफ बजट बोरोइंग काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है. अभी बजट आने वाला, इस वजह से भी ये काफ़ी न्यूज़ में है. सो अकॉर्डिंग टू लास्ट बजट डॉक्यूमेंट द करेंट फाइनेंशियल ईयर द सेंटर वॉज सेट टू बोरो लगभग रुपीज़ 5.36 लाख करोड़, इतना हमने टारगेट रखा था सेट टू बोरो. और इसमें दिस फिगर डिड नॉट इंक्लूड लोन्स हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वेयर सपोज टू टेक ऑन देयर बिहाफ, और डिफर्ड पेमेंट ऑफ बिल्स एंड लोन्स बाय द सेंटर. तो यहाँ पे वी कैन से कि एक तो जैसे आपने बजट में कह दिया कि हम इतना पैसा उधारी लेंगे, ठीक है, मान लो हमने कह दिया कि वी विल टेक 100 रुपीज़, बट इन एडिशन टू बजट में जो अनाउंस आपने किया उसके अलावा भी आप उधारी ले रहे हो. जैसे बहुत सारे एरियाज़ में ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और डिफर्ड पेमेंट ऑफ बिल्स, लोन्स बाय द सेंटर, ऐसे बहुत से एरियाज़ के लिए जब बोरोइंग आप करते हो, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ऑफ बजट, मतलब नॉट इन द बजट, ऑफ बजट बोरोइंग हम उसको कहते हैं. तो दीज आर द लोन्स दैट आर टेकन नॉट बाय द सेंटर डायरेक्टली बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन. Liability of the loan is on the center. The loan is not included in the national fiscal deficit. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये लोन्स हैं, they are not taken by the center directly, सेंटर के द्वारा डायरेक्टली नहीं लिया जाता है, बट बाय अनदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जैसा भी हमने देखा, जैसे PSUs ले रही हैं, है ना, कई सारे. तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. लाइबिलिटी इज नॉट विद द सेंटर इटसेल्फ. लाइबिलिटी ऑफ द लोन इज़ नॉट फॉर्मली ऑन द सेंटर पर लाइबिलिटी आपकी नहीं होती है. लोन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फिजिकल डेफिसिट. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट का मतलब जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और उससे आप माइनस कर दो एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू में नॉन डेट जो मनी है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब नॉट दैट विल बी इंक्लूडेड, मतलब अगर आपने उधारी ली है तो वो पैसा रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा जब आप फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते हो. तो नॉट डेट मनी इज कैलकुलेटेड, और जो डेट उधारी लिए वो पैसा इसके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑफ बजट बोरोइंग की अगर आप बात करोगे तो लाइबिलिटी ऑफ द लोन इज ऑन द सेंटर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आंसर इज 1 and 3. देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस
model that helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders, and public. CSR is generally understood as a strategic initiative that contribute to the brand's reputation. All companies with a net worth of rupees 1000 crore or more, a turnover of rupees 1000 crore or more, or net profit of rupees 5 crore or more are required to spend 2% of their average profit of the previous 3 years on CSR activities every year. तो आपसे करेक्ट पूछा है 1 2 1 3 1 2 3 2 and 3. तो यहाँ पे ये बिजनेस लाइन में ये आपकी न्यूज़ आई है. दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक. सो यहाँ पे क्योंकि बजट आने वाला है इसलिए काफ़ी सारे इकोनॉमी के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं और आ भी रहा है. देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो ये हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है. और कई सारी जो कंपनीज़ है जिनका एक पर्टिकुलर टर्नओवर है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी नेट वर्थ है 500 करोड़ की नेट वर्थ है, या फिर टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ और मोर है, दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years ऑन CSR. ठीक है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में उन्हें स्पेंड करना है. अब इससे रेपुटेशन भी बनती है. जैसे अगर आप टाटा के बारे में देखोगे, जब आपको पता चलता है कि टाटा यहाँ पे पैसा लगा रही, तो ट्रस्ट डेवलप होता है टाटा के प्रति, उसके प्रोडक्ट के प्रति, तो रेपुटेशन बिल्ड में भी ये हेल्प करता है. दूसरा, it is so self-regulating business model. It helps a company to be socially accountable to itself, its stakeholders and the public, है ना. तो यहाँ पे कंपनी को भी मदद करती है कि इट इज़ सोशल, मतलब जो कंपनी जो भी आगे बढ़ती है, इट इज़ ऑल्सो सीन कि दे आर यूजिंग रिसोर्सेज जो समाज में है, सोसाइटी में है. सो इट इज़ ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी करें. सो CSR एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक सोर्स बन जाता है. तो हेल्थ, एजुकेशन, बहुत सारे एरियाज़ में दे कैन पुट मनी, पैसा वो लगा सकते हैं और उस पर फिर क्या बेनिफिट होता है वो देखा जा सकता है. बट एक तो सोसाइटी को भी बेनिफिट, एक रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाता है. और दूसरा सबसे ज़रूरी ये है कि एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर अपना निभा पाता है. तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तीसरा आपका गलत है. आंसर इज़ 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली अ टॉप 25 ड्राइव इनिशिएटेड बाय विच पुलिस. तो यहाँ पे ये भी इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है. वाई इज़ द टॉप 25 ड्राइव इनिशिएटेड बाय मुंबई पुलिस. तो यहाँ पे रिसेंटली टॉप 25 जो ये इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव आपका लिया गया है. और ये इनिशिएटिव की अगर आप बात करोगे तो ये किसके द्वारा लिया गया है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इसका पर्पस क्या है. तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रिसेंटली टॉप 25 जो ड्राइव इनिशिएट किया गया है किस पुलिस के द्वारा, तो मुंबई पुलिस के द्वारा ये किया गया है. मुंबई पुलिस कमिश्नर हैज़ आस्क्ड ऑल 95 पुलिस स्टेशन इन द सिटी टू मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 25 क्रिमिनल एलिमेंट्स इन देयर जुरिडिक्शन. जो भी टॉप 25 क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके जुरिडिक्शन में उनको नाम देना, और उनको कहा है कि आस्क देम टू साइन अ बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर फेलिंग विच दे वुड हैव टू पे अ फाइन. अगर ये इनिशिएटिव है तो उन्हें साइन करना पड़ेगा कि पैसा, मतलब वो कोई भी ऐसा क्राइम वाले एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे. अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आपका लिया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चेंज इन सैटर्न ऑब्लिक्विटी. ऑब्लिक्विटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि डिस्कशन का एक पॉइंट बन गया है. अभी हाल में ही एक रिपोर्ट भी इस पर, मतलब एक द हिंदू में एक न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी. सो सैटर्न ऑब्लिक्विटी अगर देखोगे तो हिंदू में ये आपका न्यूज़ पब्लिश हुई थी. तो ऑब्लिक्विटी ऑफ अ प्लैनेट इज रिफर्ड टू एज एन एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन. रिसेंटली ऑब्जर्व दैट सैटर्न ऑब्लिक्विटी हैज़ इंक्रीज्ड. दिस टिल्ट में हैव बीन कॉज ड्यू टू इट्स सैटेलाइट्स की वजह से हुआ. तो ऑब्लिक्विटी अगर आप बात करोगे तो जो उसका इक्वेटोरियल प्लेन है, जैसे प्लैनेट है इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ऑर्बिटल प्लेन है उसके बीच का जो एंगल है, ठीक है. ऑब्लिक्विटी का मतलब प्लैनेट इज रिफर टू एज एन एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल एंड इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जिस उसमें वो ऑर्बिट कर रहा है और जिस डायरेक्शन में ये जो उसका जैसे अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है, और किस डायरेक्शन में वो ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से तो ऑर्बिट करती है. तो इसके बीच का जो ये एंगल है वो एंगल आपका ऑब्लिक्विटी होता है. रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि सैटर्न के केस में ऑब्लिक्विटी इंक्रीज़ किया गया है. जब सैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था वो उसका ऑब्लिक्विटी था 26.7 डिग्री के आसपास था, बट ये लगभग 27 डिग्री तक पहुंच गया है. साइंटिस्ट ने कहा है कि ये मे बी सैटेलाइट्स की वजह से हुआ है.
which are moving away much faster than what research has estimated before. Scientists predict that in the next few billion years the inclination of Saturn axis could more than double. ये inclination है और ज़्यादा increase हो सकता है। तो इसकी जो satellites हैं Saturn की, वो इसके लिए responsible हैं। ये एक fact हो सकता है बिकॉज ऑफ सच चेंज। ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ चेंजेस होंगे अगर सैटेलाइट दूर जा रहा है या पास आ रहा है, तो ये एक फैक्टर आपका हो सकता है। तो करेक्ट है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज established in 1974. Its headquarters in Geneva, Switzerland. It was founded in response to 1973 oil crisis, in which the supply chain for oil टेम्पररीली ब्रोक डाउन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी लगातार आपकी जो कुछ ना कुछ न्यूज़ इस पर पब्लिश हुई है। सो अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स में इसकी न्यूज़ भी आपकी पब्लिश हुई है। दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। इंडिया इंक्स MOU विथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने। पहले तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पर क्वेश्चन बनने का रीज़न भी है कि फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन किया गया, जिससे कि आपस में ट्रस्ट डेवलप हो सके, कोऑपरेशन बढ़ सके ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये डेवलपमेंट, ट्रस्ट डेवलप हो सके, है ना, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी हम लेकर आ सकें, ये आपका कहा गया है। दिस पार्टनरशिप विल लीड टू एन एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन IEA एंड द पार्टनर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये है। और यहाँ पे हमें इस जो ये अंडरस्टैंडिंग या फिर वी कैन से जो एक फ्रेमवर्क आया है, इस वजह से वी नीड टू बी अवेयर अबाउट IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था और इसमें इसका जो हेडक्वार्टर, सेकंड जो स्टेटमेंट है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन स्विट्ज़रलैंड। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर आप IEA की बात करोगे तो इसका काम है कि टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई। और धीरे धीरे इसने ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने शुरुआत तो ऑयल सप्लाई की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने से शुरुआत की थी, बट अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी तक भी ये कवर होने लग गया है। सो इट वाज फाउंड इन रिस्पॉन्स टू द 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 का, उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आपका गठन किया गया है। तो IEA ने रिसेंटली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर भी काफ़ी हद तक आपका जो फोकस है वो फोकस आपका इसने किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन पेरिस, स्विट्ज़रलैंड। और ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो आंसर आपका हो दैट इज़ B। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक आप जरूर करें अनअकैडमी से जुड़ने के लिए। मेरे करंट अफेयर कोर्सेज और बहुत सारे बैच कोर्सेज आप कर सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIB। आज आपकी स्पेशल क्लास भी है 10 AM को, जो साइंस टेक डेली सेशन जो है आपका शुरुआत हुई, उसको मिस नहीं करना। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।